हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का चैनल पीसीएम गुरु में। यहां पर हम पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास की फ़िज़िक्स और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ हैं जो कम समय में आपको ज़्यादा अच्छी नॉलेज देंगे। कि आप किसी भी टीचर से पढ़ते हों या कोई भी बुक आप पढ़ते हों, सबका निचोड़ मैंने इसमें रखा है। तो चलिए, रेस्पॉन्स आपका अच्छा है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले त्रुटि विश्लेषण की बात करते हैं। त्रुटि विश्लेषण आखिर होता क्या है? तो देखिए, इसमें प्लान पेज ले लेते हैं एक। त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि जो होती है, किसी भी चीज़ की जो त्रुटि होती है उसे सामान्य भाषा में हम गलती कहते हैं, गलती। और साइंस में त्रुटि का मतलब क्या होता है? साइंस में त्रुटि का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई भौतिक राशि मेज़र करी, कोई भौतिक राशि का हमने मापन करा, तो एक तो होता है उसका वास्तविक मान, एक होता है उसका वास्तविक मान, और जो हमने मापा है एक उसे वो होता है हमारा प्रायोगिक मान या प्रेक्षित मान कहते हैं उसको। प्रायोगिक या प्रेक्षित मान कहते हैं उसको। ठीक है। तो जो प्रेक्षित मान होता है, जो हम किसी उपकरण या किसी मापक यंत्र की सहायता से मापते हैं, ये वास्तविक मान के एक्चुअल बराबर नहीं होता है। उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रेक्षित मान है वो वास्तविक मान उसके द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता, यानी कि वास्तविक मान को बताने में अनिश्चितता होती है, और इसी चीज़ को कहते हैं त्रुटि। ठीक है। देखते हैं, छोटी छोटी परिभाषाओं में मैंने आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करी है। देखिए, तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे लिस्ट काउंट, कि अल्पतमांक क्या होती है। अल्पतमांक इसको इंग्लिश में लिस्ट काउंट कहते हैं। ये क्या होती है? देखो, कोई भी भौतिक राशि अगर हमें मापनी है तो हम किसके द्वारा मापेंगे? यंत्र के द्वारा। यंत्र आप समझती हैं, जैसे मान लीजिए हमें दूरी मापनी है तो दूरी के लिए हम फीते का या फिर पैमाने का उपयोग करेंगे। तो पैमाना जो हो गया वो हमारा मापक यंत्र हो गया। ठीक है। और उस पैमाने में छोटे छोटे निशान बने हुए होते हैं, सेंटीमीटर के, मिलीमीटर के। सही है, जो साधारण पैमाना होता है। तो उस पैमाने से जो सबसे छोटी माप हम माप सकते हैं, जैसे जो हमारा साधारण पैमाना होता है, साधारण पैमाने से हम केवल 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस को ही माप सकते हैं, कम से कम, क्योंकि उसमें 1 मिलीमीटर के ही खाने बने हुए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि साधारण पैमाने की जो अल्पतमांक है वो 1 मिलीमीटर है। अल्पतम का मतलब होता है सबसे छोटा, और अंक मतलब अंक। तो किसी भी उपकरण की वह छोटा से छोटा अंक, किसी भी उपकरण का वह छोटा से छोटा अंक जिसे हम माप सकते हैं उस उपकरण की सहायता से, उसे कहते हैं अल्पतम अंक। अल्पतम अंक एक साथ लिखेंगे तो अल्पतमांक हो जाएगा, अल्पतमांक हो जाएगा। ठीक है। देखिए, परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा भी यही है, मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी माप को उस यंत्र की अल्पतम अंक कहते हैं। जो कुछ विशेष या जो आवश्यक उपकरण हैं फिजिक्स में, उनका हम देख लेते हैं कि उनकी या उनका जो अल्पतम अंक होता है वो छोटी से छोटी कितनी दूरी को माप सकते हैं। ठीक है। देखिए भी,
साधारण पैमाने की जो अल्पतम अंक होती है, यानी कि साधारण पैमाने से हम छोटी से छोटी 1 मिलीमीटर की दूरी को माप सकते हैं या 0.1 सेंटीमीटर की दूरी को माप सकते हैं। इसी प्रकार से जो एक दूसरा उपकरण होता है जिसका नाम होता है वर्नियर कैलिपर्स, उसकी सहायता से हम और थोड़ी छोटी दूरियां माप सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं उनकी त्रिज्या, उनका व्यास मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, एक होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का उपयोग और छोटी छोटी गोलियों का या छोटी छोटी दूरियों को मापने में किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो अल्पतम मांग होती है 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर। इसे तो आप कन्वर्ट कर ही लेंगे। ये मैंने आपको पहले बताया कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है यथार्थता। यथार्थता किसे कहते हैं? यथार्थता जो होती है, जैसे इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी शब्द बना है एक्यूरेट से। एक्यूरेट मतलब सही मान। यानी कि यथार्थता जो होती है वो हमें ये बताती है कि जो हमने भौतिक राशि का जो मान हमने मापा है, जैसा मान लीजिए कोई दूरी हमने मापी है, किसी चीज़ की दूरी हमने मापी है, मान लीजिए कोई गोली है और उसका हमने व्यास मापा है, तो व्यास दूरी ही होती है। अब मापने पर उसका जो व्यास आया, मान लीजिए वो आता है 0.02 सेंटीमीटर, इतना आता है वो मापने पर। सही है भी। जबकि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है कितनी है उसकी, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई? ये हो गई प्रेक्षित वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमने मापी है, प्रेक्षित मान हो गया। और जो उसका वास्तविक मान है, ये कौन सा मान है? वास्तविक। वास्तविक मान जो है उसका, वास्तविक मान मान लीजिए 0.99 है, तो 0.99 ये उसका वास्तविक मान है। और 0.02, हाँ ये बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, 1 मिनट रुकिए। इतना अंतर पॉसिबल नहीं होगा मापने में और वास्तविक मान में। देखिए, दोबारा से देखिए। मान लीजिए हमने किसी गोली की कोई त्रिज्या मापी है, उसका व्यास मापा हमने, तो पहले वास्तविक की बात कर लेते हैं। तो जो उसका वास्तविक मान है, वास्तविक मान लेते हैं कि वो 2 सेंटीमीटर है। और जो प्रेक्षित मान है, यानी कि जो हमने मापा है, वो मान लीजिए एक बार हमने मापा तो वो 1.97 सेंटीमीटर आ गया। दूसरी बार हमने मापा तो 1.96 सेंटीमीटर आ गया। तो इनमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा यथार्थ या ज़्यादा एक्यूरेट कही जाएगी? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो 1.97 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट कही जाएगी। यानी कि एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि जो मान हमने मापा है, जो जिस राशि को हम माप रहे हैं, तो उसका जो मान है मापा है हमने, यानी कि जो प्रेक्षित मान है, वो उसके वास्तविक मान के कितने निकट है। मापा हुआ मान जितना ज़्यादा निकट होगा, एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। इस बात को अब आप समझ गए होंगे। अगला है परिशुद्धता। परिशुद्धता क्या होती है? परिशुद्धता यह बताती है कि मापी गई राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। परिशुद्धता जो होती है, परिशुद्धता जो हमारा मापक यंत्र है उसकी अच्छाई को बताती है, मतलब ये कितना अच्छा किसी चीज़ को माप सकता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई यंत्र परिशुद्ध है तो वो मापी गई वैल्यू यथार्थ भी होगी, ये कोई भी आवश्यक बात नहीं है। परिशुद्ध तो वो मापेगा, लेकिन हो सकता है वो बिल्कुल ही गलत वैल्यू हो। ठीक है, जैसे स्केल पैमाना हो गया, स्केल हो गया, और वर्नियर कैलिपर्स हो गया। वर्नियर कैलिपर्स, तो इनमें से जिसकी अल्पतमांक कम है, जैसे इसकी 0.01 है, 0.01 या 0.1 मिलीमीटर होती है, और इसकी जो होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। सही है। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि कौन सा यंत्र ज़्यादा परिशुद्ध है, तो वर्नियर कैलिपर्स ज़्यादा परिशुद्ध है, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर से छोटी दूरी को, यानी कि 0.1 मिलीमीटर दूरी को भी माप सकता है, जबकि स्केल केवल 1 मिलीमीटर की दूरी को ही माप सकता है। उम्मीद है परिशुद्धता आपको समझ में आ गई होगी। परिशुद्धता यंत्र का गुण है, यथार्थता मापी गई राशि का गुण है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप त्रुटि की बात कर लेते हैं। त्रुटि मैंने बताई दी है आपको, त्रुटि होती क्या है? मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता। मापक यंत्र द्वारा
ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। यानी कि जो प्रेक्षित मान है उसमें कितनी अनिश्चितता है, इस बात को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ये त्रुटि को बताता है। अब त्रुटियाँ होती कितने प्रकार की हैं, देखिए आगे। त्रुटियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं क्रमबद्ध त्रुटियाँ। क्रमबद्ध त्रुटियाँ क्या होती हैं, देखिए, मापक यंत्र की रचना, यानी कि उस मापक यंत्र की रचना कैसी है, किस तरह से वो बनाया गया है, उसमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल करी गई है, वो तकनीक पूर्ण है या अपूर्ण है, मतलब उस तकनीक का सही से इस्तेमाल उसमें करा गया है या नहीं करा गया है। कोई बाह्य कारण जैसे ताप या दाब आदि में परिवर्तन हो गया, मान लीजिए प्रेक्षण करते समय, प्रयोग करते समय ताप में परिवर्तन हो गया, जो ताप होना चाहिए था राशि के मापन के लिए वो ताप नहीं हुआ, या फिर मापन व्यक्ति की सीमाओं के कारण, यानी कि जो व्यक्ति प्रेक्षित मान प्रेक्षित कर रहा है, यानी कि जो माप ले रहा है, उस व्यक्ति की कुछ अपनी सीमाएं हो सकती हैं। मान लीजिए उसमें कोई जैसे उसकी नज़र में कोई दोष है, उसकी आँखों में कोई दोष है, वो 1 मिलीमीटर में सही से विभेद नहीं कर पा रहा है कि ये जो माप आ रही है ये 2 मिलीमीटर है या 2.1 मिलीमीटर है, तो इसकी वजह से भी मापन में त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। सही है। ये त्रुटियाँ जो होती हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। जो क्रमबद्ध त्रुटियाँ होती हैं, यंत्रीय त्रुटियाँ जो यंत्र के कारण उत्पन्न होती हैं, कार्य विधि की अपूर्णता के कारण त्रुटियाँ, जो कार्य करते समय जो मानक होने चाहिए थे वो मानक हमने नहीं लिए, प्रयोग हमने ऐसी स्थितियों में कर लिया जो प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी। ठीक है। बाह्य कारकों के कारण त्रुटियाँ, कोई बाहर से मान लीजिए ताप में परिवर्तन हो गया या दाब में परिवर्तन हो गया, और व्यक्तिगत त्रुटियाँ जिसकी अभी हमने बात करी थी। मुख्य रूप से ये 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये केवल आपको समझना है, एग्ज़ाम के उद्देश्य से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है नहीं, बस आपको समझना है कि त्रुटियाँ होती क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, तभी आगे जो हमारे काम की चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती है या नीट और आईआईटी के एग्ज़ाम्स में भी ज़्यादातर पूछी जाती हैं, उसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, तभी वो चीज़ आपको समझ में आएगी, जिसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं ज़्यादातर। आगे देखिए, अभी दूसरी होती हैं यादृच्छिक त्रुटियाँ, रैंडम एरर्स। ये क्या होती हैं, ये अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियाँ होती हैं, इनके कारण ज्ञात नहीं होते। ये किसी न किसी कारण से, मतलब कारण का पता नहीं होता है, लेकिन ये हो जाती हैं अपने आप। कैसे हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति एक उपकरण से बार बार एक ही दूरी को मेज़र कर रहा है, तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। मान लीजिए वो 2 सेंटीमीटर दूरी को माप रहा है वर्नियर कैलिपर से या साधारण पैमाने से, तो पहली बार में उसने 1.99 सेंटीमीटर मेज़र करा, दूसरी बार में 1.98 सेंटीमीटर मेज़र करा उस दूरी को। तो आदमी भी वही है, यानी कि प्रेक्षित व्यक्ति भी वही है, मापक यंत्र भी वही है, लेकिन फिर भी माप अलग आ रही है। तो ये जो त्रुटि होती हैं इस प्रकार की, जिसका कोई कारण ज्ञात नहीं है, ऐसी त्रुटि को कहते हैं यादृच्छिक त्रुटियाँ। सही है, अभी समझ में आ गई होगी ये वाली बात। इनका ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसे कम करने के लिए क्या करते हैं, जब इसका कारण नहीं पता तो इसे फिर कम कैसे करेंगे, तो इसे कम करने के लिए एक काम करते हैं कि जब हमें किसी भौतिक राशि को मापना होता है तो हम उसकी एक माप ना लेकर के कई सारी माप ले लेते हैं। एक माप ना लेकर के उसकी कई सारी माप ले लेते हैं, मतलब उसे कई बार मान लेते हैं, कई सारे मान लेते हैं, और फिर उन मानों का माध्य लेके माध्य ज्ञात कर लेते हैं उन सभी मानों का, और जो उन मानों का माध्य आता है उसे वास्तविक मान लेते हैं, या जो है प्रेक्षित की गई वैल्यू मान लेते हैं उसको। इस त्रुटि को दूर करने के लिए अनेक मान लेते हैं तथा उनका माध्यमान ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई। आगे है इम्पोर्टेंट, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका त्रुटियों को व्यक्त करना। त्रुटियों को व्यक्त कैसे करते हैं, तो सबसे पहले व्यक्त करने का जो तरीका है उसे कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ये अंतर चाहे धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो, चाहे ऋणात्मक हो, कैसा भी अंतर हो, ये जो अंतर होगा यही निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। बल्कि यहाँ पर अंतर निकालने के लिए हम हमेशा ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, चाहे वो वास्तविक हो या प्रेक्षित हो। सही है। तो निरपेक्ष त्रुटि को निकालने के लिए वास्तविक मान डिफरेंस प्रेक्षित मान, अगर प्रेक्षित मान ज़्यादा होगा तो प्रेक्षित में से वास्तविक को माइनस कर देंगे, और वास्तविक ज़्यादा होगा तो वास्तविक में से प्रेक्षित को माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं।
देखिए ये इसका फॉर्मूला है। कोई राशि है ए और उसके कई सारे मान लिए गए हैं, A1 A2 A3 AN मान लिए गए हैं, उसके इतने मान प्रेक्षित किए गए हैं। तो इन सब का माध्यमान निकाल लेंगे। तो माध्यमान निकालने के लिए आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यू होती हैं सबको जोड़ देते हैं और जितनी उनकी संख्या होती है इतने से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो A1 A2 A3 ये मान है तो इनको जोड़ लिया और ये इनकी संख्या n है तो इसे n से कर दिया भाग। अब अगर हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है पहली वाली वैल्यू की, तो इसे माध्य मान में से माइनस कर देंगे तो ये पहली वाली वैल्यू की निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। अगर दूसरी वाली वैल्यू में निकालनी है निरपेक्ष त्रुटि, तो दूसरी वाली वैल्यू को माध्य मान में से माइनस कर देंगे। इस पर मोड लगा हुआ है, मोड का मतलब है कि ये हमेशा धनात्मक होगी। सही है। इसी प्रकार सभी मानों की निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाल सकते हैं, जिसका भी हमें निकालना हो। ठीक है भाई, काफ़ी आसान है, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं दूसरा किस प्रकार से व्यक्त करते हैं त्रुटि को। दूसरा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। निरपेक्ष त्रुटि को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमने निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाली हैं ऊपर, उन सभी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य निकाल लो। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। सबका माध्य निकाल लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल के आ जाएगी। तो एक निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 थी, दूसरी डेल्टा A2 थी, इस तरह से डेल्टा AN तक थी हमारे पास। ये n निरपेक्ष त्रुटियाँ आई थी ऊपर, तो इन सब का हमने क्या कर दिया, इन सबको जोड़ के n से भाग कर दिया, तो इनका क्या निकल आया, माध्य निकल आया इनका। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। जब इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये बिल्कुल सही से क्लियर हो जाएगा। आप इनके सूत्रों पे ज़्यादा ध्यान दें, परिभाषा के साथ साथ सूत्रों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तीसरा तरीका होता है भाई आपेक्षित अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। आपेक्षित अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षित अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी के बनेंगे, इससे इसके और परसेंटेज त्रुटि के। प्रतिशत त्रुटि जब भी समझ में आएगी जब ये आपको समझ में आ जाएगी। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि ले ली और उसका माध्य मान ले लिया, माध्य मान को वास्तविक मान मानते हैं। ठीक है, और इन दोनों का क्या ले लिया, अनुपात यानी कि रेशियो ले लिया इनका। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा आपेक्षित या भिन्नात्मक त्रुटि। ये एक भिन्न बन रही है, अनुपात बन रहा है, इसके लिए इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। सही है, आगे देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी के करने हैं, प्रतिशत त्रुटि के। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं इसी के हमारी बुक में। तो परसेंटेज त्रुटि क्या होती है, बस परसेंटेज त्रुटि का मतलब होता है 100 में से कितनी त्रुटि है। जैसे ये मान लीजिए 1/3 आया, जो ऊपर अभी हमने भिन्नात्मक त्रुटि निकाली है, मान लीजिए ये 1/3 आती है, तो 1/3 का मतलब है कि 3 में से 1 की गलती है। अब इसे 100 से गुणा कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि 100 में से कितने की गलती है। या मान लीजिए इसको 1/5 ले लेते हैं, इसको 1/5 की बजाय और 1/20 ले लो, चाहे 1/20 ले लो। तो 1/20 का मतलब है कि 20 में से 1 की गलती है। तो अगर इसे 100 से गुणा कर दिया तो 100 से गुणा करने का मतलब कितना हो गया, 20 पंजे 100 और 5 का ना 5, तो त्रुटि आ गई 5%। सही है, 5% का मतलब है कि 100 में से 5 की गलती है, 100 में से 5 की गलती है। यानी कि अगर हम किसी राशि का, किसी भौतिक राशि को 100 बार मापें तो उसमें से 5 बार त्रुटि होगी, या उसके 100 मान मापे हैं तो उसके 5 मान गलत होंगे, या उसका मान 100 आया है तो उसके मान में जो गलती है वो 5 है, उसका सही मान या तो 95 होगा या फिर 105 होगा। ये सारे मतलब हैं प्रतिशत त्रुटि के, ये सभी ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी के करने हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ, इस सूत्र को आप ध्यान रखें। अगला है अभी वर्ग माध्य मूल त्रुटि। वर्ग माध्य मूल त्रुटि ये लिखने के लिए आ जाती है कभी कभी, तो इसकी परिभाषा और इसका सूत्र दोनों ध्यान रखें क्या होती है। ये देखिए, जितनी भी मापें हमने ली हैं उन मापों में जितनी भी आपेक्षित अथवा भिन्नात्मक त्रुटियां हैं, जितनी भी आपेक्षित अथवा भिन्नात्मक त्रुटियां हैं, इन सभी त्रुटियों का वर्ग कर लो। पहले क्या कर लो, सबका वर्ग। वर्ग के बाद उन वर्गों का निकाल लो माध्य, उन वर्गों का क्या निकालना है, माध्य।
और उस माध्य का ले लें हम वर्गमूल। सभी मापों की आपेक्षित अथवा भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्गों के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी गलत हो गई है, अभी इसे ठीक कर लेना डेफिनेशन को। ये गलत कैसे होगी, शायद ध्यान नहीं रहा होगा। पहले क्या करेंगे, जितनी भी आपेक्षित त्रुटियाँ हैं वो आपेक्षित त्रुटियाँ लेंगे, फिर उनका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद क्या निकालेंगे, उनका माध्य, और माध्य के बाद क्या निकालेंगे, उनका वर्गमूल। ठीक है, वर्ग माध्य मूल को, अच्छा हाँ ये लिख रहा है वर्ग माध्य मूल, गलत नहीं है, सही है। वर्ग माध्य मूल को क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं। वर्गों के मूल को, वर्गों के वर्गमूल को, वर्गों के माध्य के वर्गमूल को होना चाहिए था। ये हाँ त्रुटि है भाई इसमें। अच्छा हाँ, लिखने में भी गलती है, इसमें त्रुटि है लिखने में। देखिए मैं इसे कर देता हूँ पूरा, कैसे होगी परिभाषा सही इसकी मैं बता देता हूँ आपको, कहाँ पर गलती है इसमें। जैसे ये लिख रहा है, सभी मापों की आपेक्षित अथवा भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को, सही तो है परिभाषा वही, मुझे कन्फ्यूजन सा हो रहा है, ये पास में आवाज़ हो रही है ना इसकी वजह से। देखिए दोबारा देखिए एक बार, सभी माप की आपेक्षित अथवा भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को। अच्छा ये वाली चीज़ दिक्कत कर रही है इसमें, ये के लिख रहा है, ये ध्यान रखें कहाँ पे छोटे की मात्रा है। त्रुटियों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं। तो देखो जैसे त्रुटि जो है वो डेल्टा A1 है, तो डेल्टा A1 का क्या करा, स्क्वायर। फिर दूसरी जो अपेक्षित त्रुटि है वो डेल्टा A2 है, फिर उसका स्क्वायर कर लिया। फिर उसके बाद क्या निकाला, इन सब का माध्य, सबको जोड़ के n से भाग कर दिया, और फिर उस माध्य का क्या ले लिया, वर्गमूल। ठीक है, तो इसे कहेंगे वर्ग माध्य मूल त्रुटि। ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, इसमें लिख दिया है मैंने, वर्ग माध्य मूल त्रुटि सिग्मा बराबर अंडर रूट या वर्गमूल डेल्टा A1 स्क्वायर प्लस डेल्टा A2 स्क्वायर प्लस डेल्टा A3 स्क्वायर। अगर n वैल्यू है तो डेल्टा AN स्क्वायर तक हो जाएगा। n की वैल्यू कुछ भी, जितनी मतलब जितनी वैल्यू हमने ली है उतना मान होगा n का। अगर हमने 2 वैल्यू ली हैं तो केवल दो का माध्य निकालेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। कल हाँ जो इसका, और जैसे मान लीजिए कोई एक भौतिक राशि है, किसी भौतिक राशि को दो भौतिक राशियों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है किसी भी तरीके से, दो राशियों के जोड़ से, या दो राशियों की माइनस से, या दो राशियों की गुणा से, या दो राशियों के अनुपात से, मतलब उनके डिवाइडेशन से। तो उस राशि में त्रुटि कैसे निकालेंगे, कल को हम इसकी वीडियो बना के मैं आपको अपलोड कर दूंगा कल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में भी, IIT और नीट के एग्ज़ाम में भी उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कल हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आज आप इसे अच्छे से लिख के तैयार कर लेंगे, तभी आपको वो टॉपिक भी समझ में आ पाएगा। ठीक है, और जितने भी छात्र हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी ऐसे ही अपना समर्थन और अपना प्यार बनाए रखेंगे। जल्दी से जल्दी तेज़ी से इस परिवार को अपने बड़ा कीजिए। जैसे जैसे ये परिवार बड़ा होगा वैसे वैसे आपकी अध्ययन के लिए सुविधाएं भी आपके लिए बढ़ती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, तभी ये परिवार हमारा बड़ा हो पाएगा, और तभी आपके लिए सुविधाएं बढ़ पाएंगी। आप लोग मुझे पढ़ाते हुए देख पाएंगे लाइव। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।